नमस्कार, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा नेशनल रिहैबिलिटेशन यूनिवर्सिटी के बीएड स्पेशल एजुकेशन थर्ड सेमेस्टर के पेपर टेक्नोलॉजी एंड डिसेबिलिटी पेपर कोड BSH 306 की यूनिट 1 सब यूनिट 1.4 को आज हम डिस्कस कर रहे हैं। ये है कॉकलियर इम्प्लांट और इसकी कैंडिडेसी के विषय में। मतलब कैंडिडेसी का मतलब ये कि ये किसे लगाया जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। कॉकलियर इम्प्लांट एक चिकित्सा उपकरण है जो गंभीर रूप से बधिर या सुनने में कठिनाई वाले व्यक्तियों को ध्वनि का अनुभव प्रदान कर सकता है। यह आंतरिक कान के क्षतिग्रस्त या गैर कार्यशील हिस्सों को बाईपास करके सीधे श्रवण तंत्रिका को उत्तेजित करता है। यहाँ कॉकलियर इम्प्लांट और इसके उम्मीदवारों के विषय में, जैसे हम उम्मीदवारी के विषय में बात कर रहे होते हैं कि हम किसे ये लगा सकते हैं, उसके विषय में आज हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम ये जान लें कि किसी कॉकलियर इम्प्लांट के घटक या कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो बेसिकली इसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है आउटर प्रोसेसर या एक्सटर्नल प्रोसेसर या बाहरी प्रोसेसर। इसमें माइक्रोफोन, स्पीच प्रोसेसर और ट्रांसमीटर शामिल होते हैं। दूसरा है आंतरिक इम्प्लांट या इंटरनल इम्प्लांट। इसमें रिसीवर और इलेक्ट्रोड होते हैं जो कि सर्जरी द्वारा कॉकलिया में इंसर्ट किए जाते हैं। कान के पीछे मैस्टोइड बोन पर इसका ऑपरेशन जरा सा होता है, छोटा सा चीरा लगा के इसको अंदर डाल दिया जाता है। सवाल उठता है कि आखिर कॉकलियर इम्प्लांट किस तरीके से काम करता है। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि माइक्रोफोन पर्यावरण से ध्वनियों को उठाता है, स्पीच प्रोसेसर इन ध्वनियों को व्यवस्थित करता है, फिर ट्रांसमीटर इस प्रोसेस्ड ध्वनि संकेतों को आंतरिक इम्प्लांट में भेज देता है। आंतरिक इम्प्लांट इन संकेतों को विद्युत आवेगों में या नर्व इम्पल्सेस में, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में परिवर्तित करता है। और ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस और इलेक्ट्रिकल या नर्वस इम्पल्सेस होते हैं, ये तंत्रिकाओं को उत्तेजित करते हैं और संकेतों को मस्तिष्क तक भेजते हैं, ब्रेन में भेजते हैं, जहां इन्हें ध्वनि के रूप में इंटरप्रेट किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि किन लोगों को कॉकलियर इम्प्लांट लगाया जा सकता है। इसके लिए जो एडल्ट्स और बच्चों में दोनों में अलग अलग तरीके हैं। जो हम एडल्ट्स में इम्प्लांट करते हैं उसमें दोनों कानों में गंभीर से गहन श्रवण हानि होनी चाहिए, यानी सीवियर टू प्रोफाउंड सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात है सीवियर टू प्रोफाउंड सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। दूसरी कंडीशन है कि श्रवण यंत्रों से सीमित लाभ होता है। आमतौर पर कान में 50% से कम वाक्य पहचान और विपरीत कान में कम से कम 60% से कम होना चाहिए। मतलब लिमिटेड बेनिफिट हैं जहां हियरिंग एड से उन बच्चों को या उन लोगों को ये लगा सकते हैं, खास तौर पर ऐसे लोग जिनके पास में जिस कान में इम्प्लांट किया जाना है उसमें 50% सेंटेंस रिकॉग्निशन हो, या उसके अपोजिट जो ईयर है उसमें 60% या उससे ज़्यादा सेंटेंस रिकॉग्निशन होनी चाहिए। दूसरी चीज़ है कि लोगों में जिनमें ये लगाया जाएगा उन लोगों में रिहैबिलिटेशन और फॉलो अप अपॉइंटमेंट्स के लिए मोटिवेशन होना चाहिए, और जिससे कि वो फॉलो अप अपॉइंटमेंट्स में प्रतिभाग कर सकें। बच्चों में जब हम इसे लगाते हैं तो 12 से 24 महीने के बच्चों में जिनमें दोनों कानों में सीवियर टू प्रोफाउंड हियरिंग लॉस हो, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस हो, ऐसे बच्चों में इसे लगाया जा सकता है। खासतौर पे 2 से 17 वर्ष तक के बच्चों में दोनों कानों में गंभीर से गहन श्रवण हानि होनी चाहिए, उन बच्चों को यह लगाया जा सकता है। जिन बच्चों को हियरिंग एड से बहुत लिमिटेड बेनिफिट्स होते हैं, यूजुअली लेस देन 30% इन ओपन सेट वर्ड रिकॉग्निशन टेस्ट उनका होना चाहिए। यानी खुले सेट के तौर पर जो वर्ड रिकॉग्निशन टेस्ट आप करेंगे उसमें 30% से कम वर्ड्स को रिकॉग्नाइज कर पाएगा। ऐसे बच्चों को भी हम इसको लगा सकते हैं। श्रवण और वाक विकास का समर्थन करने वाले शैक्षिक कार्यक्रमों में नामांकन जरूरी है, यानी इनरोलमेंट इन एजुकेशनल प्रोग्राम दैट सपोर्ट ऑडिटरी एंड स्पीच डेवलपमेंट, उसके लिए ज़रूरी है। कुछ बेसिक कंसिडरेशन है जिसके विषय में भी हमें जानना चाहिए कि नंबर 1 कि नो मेडिकल कंट्राडिक्शन फॉर सर्जरी। डॉक्टरों के बीच में इसकी सर्जरी को लेके कोई भी विरोधाभास अभी तक नहीं है। इम्प्लांट के बारे में भी लोगों की बहुत ही रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं।
डॉक्टर्स की भी रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है। ये नहीं है कि लगा देंगे तो अचानक से सुनने लगेगा। उन्हें मालूम है कि इसको लगाने के बाद बाकायदा इसकी ट्रेनिंग होती है, उसके बाद आप सुनना शुरू करते हैं। हाँ, ये बात सही है कि हियरिंग एड के मुकाबले इसका जो रिकॉग्निशन है वो बहुत अच्छा है। परिवार और देखभालकर्ताओं का समर्थन इसमें मिल रहा है, जो सपोर्ट मिलना चाहिए फैमिली और केयर गिवर्स का, वो भी इस विषय पर बहुत ज़्यादा है। तो कॉकलियर इम्प्लांट प्रोफाउंड श्रवण हानि वाले व्यक्तियों की जीवन में गुणवत्ता में काफ़ी सुधार कर सकता है, जिससे उन्हें ध्वनियों को अनुभव करने में और उनकी संचार क्षमताओं को सुधार करने में मदद मिलती है। यदि आप या आपका कोई भी जानने वाला कॉकलियर इम्प्लांट पर विचार कर रहा है तो उसकी कैंडिडेसी को निर्धारित करने और संभावित लाभों और जोखिमों पर चर्चा करने के लिए आपको सबसे पहले एक ईएनटी या ऑडियोलॉजिस्ट से परामर्श करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आज हमने बात की कॉकलियर इम्प्लांट पर और इसकी कैंडिडेसी पर। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आएगा। ज़्यादा जानने के लिए आप कॉकलियर इम्प्लांट की जो वेबसाइट्स हैं, आधिकारिक वेबसाइट्स हैं, उनको पे भी आप जा सकते हैं, उसके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं। धन्यवाद। अब हम बात करेंगे एडिप स्कीम के विषय में, असिस्टेंट टू डिसेबल्ड पर्सन्स फॉर परचेज और फिटिंग ऑफ एड्स एंड एप्लियंसेस। ये योजना एडिप स्कीम जो कहलाती है, ये भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा लागू की जाती है, जो गंभीर से गहन श्रवण हानि वाले व्यक्तियों के लिए कॉकलियर इम्प्लांट के लिए समर्थन प्रदान करती है। मतलब ये एक ऐसी स्कीम है जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इम्प्लीमेंट है। ये कॉकलियर इम्प्लांट उन इंडिविजुअल्स को सपोर्ट प्रदान करती है कॉकलियर इम्प्लांट का जो सीवियर टू प्रोफाउंड हियरिंग लॉस से पीड़ित हैं। इसके कुछ मुख्य पॉइंट ये हैं कि इस स्कीम का लाभ कौन उठा सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी की। ऐसे युवा जो या बच्चे जो 12 मंथ यानी 1 साल से लेके 5 साल तक की आयु वर्ग के हैं और हियरिंग एड से पीड़ित हैं, वो इस वर्ग में इस एडिप स्कीम योजना के तहत पात्र हो सकते हैं। दूसरा, ये योजना उन बच्चों को लक्षित करती है जिनके दोनों कानों में सीवियर टू प्रोफाउंड हियरिंग लॉस है और जो श्रवण यंत्रों से बहुत कम या कोई भी लाभ प्राप्त नहीं कर पाते। इस योजना का जो उद्देश्य है वो एडिप योजना का मुख्य उद्देश्य है कि विकलांग बच्चों को या व्यक्तियों को टिकाऊ, उन्नत और वैज्ञानिक रूप से निर्मित सहायक उपकरण प्रदान करना जो उनके शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पुनर्वास को बढ़ावा दे सकते हैं। इसको कैसे लागू किया जाता है? तो इस योजना को विभिन्न एजेंसियों के द्वारा, जैसे भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम एलिम्को, राष्ट्रीय संस्थान समग्र क्षेत्रीय केंद्र यानी सीआरसीज, जिला विकलांगता पुनर्वास केंद्र यानी टीडीआरसीज और विकलांगता के क्षेत्र में राज्य निगम और गैर सरकारी संगठनों के यानी एनजीओज के माध्यम से लागू किया जाता है। योजना में सहायक उपकरण तो प्रदान किए ही जाते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आवश्यकता होती है तो करेक्टिव सर्जरीज का संचालन भी इसमें शामिल है। जिस व्यक्ति को एडिप योजना के तहत मदद चाहिए वो अर्जुन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं, जिसमें कॉकलियर इम्प्लांट भी शामिल है। यह अर्जुन पोर्टल एमएसजेई यानी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की वेबसाइट पर इसका लिंक दिया गया है। आप यहाँ से भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं। एडिप योजना के तहत कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी के लिए जो सूचीबद्ध अस्पताल हैं यानी जो लिस्टेड हॉस्पिटल्स हैं वो भी इसमें दिए गए हैं। आप वहां से उनको भी देख सकते हैं। जहां तक बात कॉकलियर इम्प्लांट की खरीद करने की है या उसकी फिटिंग के लिए है, तो जो ये योजना पात्र व्यक्तियों को यानी एलिजिबल कैंडिडेट्स को सहायक उपकरणों की खरीद और फिटिंग के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है, जिसमें कॉकलियर इम्प्लांट भी शामिल है। आमतौर पे कॉकलियर इम्प्लांट लगभग 7-8 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक का आता है और आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जा रहे हैं।
मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट केवल यूजर के लिए हैं। खरीद होगी तो उसका रिम्बर्समेंट वो कंपनी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाएगा। अगर आपको इस योजना के विषय में और कोई भी ज़्यादा जानकारी चाहिए होती है तो आप इसकी जो आधिकारिक वेबसाइट है MSJE की, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मतलब जो आपकी भारत सरकार की सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, इसकी जो वेबसाइट है उस पर जाके भी आप देख सकते हैं। नहीं तो किसी नज़दीकी CRC में जाके भी आप इस योजना के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।